Good morning, good afternoon, good evening, my friends. Once again, welcome to my channel. And in this video, we are going to discuss a chapter from the book Kaleidoscope, English Lective Book, Last 12th. And chapter name is Argumentative Indian. So, in this chapter, writer Amartya Sen, Dr. Amartya Sen, is been condemning a great quality of us Indian, which is prolixity quality. इस चैप्टर में हम भारतीयों के एक बेहतरीन क्वालिटी के ऊपर इस चैप्टर में चर्चा किया गया है, जो शायद आज के दिनों में गायब होता चला जा रहा है. एंड द होल चैप्टर starts with the very first line that prolixity is not alien to us Indian. Prolixity का मतलब होता है बड़बड़ करना या फिर ज्यादा बोलना. तो ज्यादा बोलने की जो कला है, जो गुण है, वो हम भारतीयों के लिए कोई नई बात नहीं है. और इस पूरे चैप्टर में राइटर जो है वो इन्हीं बातों पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. इन दिस चैप्टर राइटर इज कंडेमिंग अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ अस इंडियन. इस चैप्टर में राइटर हम भारतीयों के एक बेहतरीन गुण के बारे में चर्चा किए हैं, कंडेम किए हैं. परहैप्स इन प्रेजेंट इज बीन ब्लर, जो शायद आज के समय में, प्रेजेंट समय में क्या हो गया है, धुंधला सा हो गया है. रिमेम्बर, मिस्टर सेन इज नॉट कंडेमिंग अस इंडियन. यहाँ की ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जो मिस्टर सेन है वो हम भारतीयों को कंडेम नहीं कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं? ही इज ट्राइंग टू फोकस ऑन प्रोलॉजिटी क्वालिटी ऑफ इस इंडियन. वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं, हम लोगों को याद दिलवा रहे हैं कि जो बड़बड़ करने की, जो वाद विवाद करने की जो कला थी हमारी, वो शायद आज कहीं ना कहीं धुंधली होती जा रही है. बाकायदा वो एक उदाहरण भी देते हैं, एंड द नेम इज कृष्णा मेनन. अब यहां पे एक बात और था कि राइटर ऐसा क्यों बोलता है. राइटर जनरली ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि चैप्टर में इंटरेस्ट जगे लोगों का, वो इस बात को समझ पाए कि कुछ खास होने वाला है. बात को समझिए, ट्रेलर में एक्साइटिंग चीजें दिखाई जाती है ताकि लोग पूरे पिक्चर को देखें. एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, that writer is trying to make a curious thinking in the mind of reader कि वो पूरा चैप्टर को पढ़े. एंड बाकायदा बाद में एक एग्जांपल देते हैं कृष्णा मेनन का, जो क्या किए थे. कृष्णा मेनन रिकॉर्ड द लॉन्गेस्ट स्पीच डिलीवर्ड इन यूनाइटेड नेशन. कृष्णा मेनन के द्वारा यूनाइटेड नेशन में सबसे लंबा भाषण देने का जो रिकॉर्ड कायम किया है, वो भी कहीं न कहीं हम भारतीयों के वाद विवाद गुण को दर्शाता है. वो 9 घंटा लगातार बोले थे. किस बात पे बोले थे? तो भारत का पक्ष रखने के लिए, वो कश्मीर का पक्ष रखने के लिए वो गए हुए थे यूनाइटेड नेशन. और वहां पे जब वो भारत का पक्ष रखने लगे तो पूरे लगातार 9 घंटा वो इस बात पर बोलते रहे, इस मुद्दे पे बोलते रहे. तो यहाँ पे लिखा है कि रिकॉर्ड द लॉन्गेस्ट स्पीच डिलीवर्ड एवर इन यूनाइटेड नेशन, 9 आवर नॉन स्टॉप, दैट इज वी डू लाइक टू स्पीक. मतलब ये हुआ कि हम बोलना चाहते हैं. कौन थे कृष्णा मेनन? ही वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कृष्णा मेनन वाज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वो इंडियन डेलीगेशन का क्या थे? लीडर थे. कब? तो 23 जनवरी 1957. और वो इंडिया का स्टैंड रखने के लिए किस मुद्दा पर? तो कश्मीर प्रॉब्लम पर वो यूनाइटेड नेशन गए हुए थे, जहां पे वो 9 घंटा लगातार बोलते हैं. तो ये भी एक हमारी कला है, जो हम किसी मुद्दे पर इतना लंबा बोल सकते हैं कि अगला व्यक्ति तब तक बोलते रहते हैं जब तक कि अगला व्यक्ति उस बात के लिए हार न मान जाए. Goes ahead and talks about prolixity quality.
He said that argumentative quality is not new for us Indian. Millions year back, बहुत साल पहले भी ये सारी क्वालिटीज हम सब में थी, हमारे देशवासियों में थी। उसी क्वालिटी के कारण रामायण की रचना हुई, उसी क्वालिटी के कारण महाभारत की रचना हुई। और इसमें है क्या, इस सब में कहीं न कहीं आर्ग्यूमेंट के कारण ही महाभारत और रामायण की रचना हुई। He goes ahead and talks about that यूरोपियन एपिक्स जो लिखे गए हैं उसमें भी कहीं न कहीं इन महाभारत और रामायण की छाप दिखती है। उन लोगों ने जो लिखा है उसमें भी कहीं न कहीं जो महाभारत की स्टोरीज है कि आर्गुमेंट हुआ और उसके बाद से फिर कहीं न कहीं धार्मिक संस्थापनाएं हुई। वो और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेक्सपियर की, जो ने टेम्पिस्ट में लिखा है किंग लेयर के बारे में। तो जितने भी बाद में एथिक्स बने हैं वो सारे के सारे हमारे भारतीय रामायण और महाभारत से इफेक्टिव हैं, क्योंकि जो वाद विवाद करने की जो क्षमता हम भारतीयों में थी वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं थी। क्योंकि जब पूरी दुनिया मात्र रहने और चलने के लिए सीख रही थी तब हमारे देश में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। एंड दैट्स व्हाई ही सेड दैट प्रोलॉजिटी क्वालिटी इज मच मोर इन इंडियन। नेक्स्ट ही टेक्स सेज अबाउट डायलॉग एंड सिग्निफिकेंस। ही टॉक्स अबाउट कृष्णा एंड अर्जुन। वो कृष्णा और अर्जुन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये आर्गुमेंट नहीं हुआ होता, किसका आर्गुमेंट, तो अर्जुन का, कि हम जितने भी हमारे सामने हैं हम उसको कैसे मारे, क्योंकि सब तो हमारे सगे संबंधी हैं। तो ये आर्गुमेंट अगर नहीं हुआ होता तो शायद ये जो हमें भगवत गीता मिली, जो गीतोपदेश श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया, वो भी हम लोगों को नहीं मिलता। बिकॉज अर्जुन का कहना था कि दैट दे आर रिलेटिव्स। अर्जुन आर्ग्यूमेंट्स दैट दे आर रिलेटिव। वो क्या है, रिलेटिव है हमारे। बट एट द सेम मोमेंट कृष्णा सेज दैट योर कर्मा इज धर्मा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा फिलहाल धर्म है। क्योंकि ये कहते थे कि मेरा धर्म, अर्जुन कहते थे कि मेरा धर्म मुझे ये इजाजत नहीं देता है कि मैं अपने गुरु, अपने पिता, अपने चाचा को क्या करूं, हत्या करूं। बट कृष्णा कहते हैं कि योर कर्मा इज योर धर्म, और तुम्हारा कर्म क्या है, फिलहाल तुम्हारा कर्म ही धर्म है। और तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो तो तुम्हारा कर्म यही है कि जो भी अधर्म के साथ है, जो अधर्मी हो गए हैं, उनका सर्वनाश करना ही तुम्हारा काम है। तो अगर यहाँ पे अर्जुन आर्गुमेंट नहीं करते तो शायद हमें भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ हमें मिलता ही नहीं। शायद श्री कृष्ण भगवत गीता जो उपदेश है वो देते ही नहीं। और इसीलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइन इस्तेमाल में लाया जाता है, और वो है डिफीटेड आर्गुमेंट का। मतलब ये हुआ कि अर्जुन के जो आर्गुमेंट था वो भले ही खत्म हो जाता है, वो कृष्णा के बात को मान लेते हैं, लेकिन अगर अर्जुन नहीं डिफीट होते, और उन्हीं को डिफीट करने के लिए तो भगवत गीता बना। एंड देन वी कैन से दैट वी गेट भगवत गीता जस्ट बिकॉज ऑफ अर्जुन, बिकॉज ऑफ आर्गुमेंटेटिव, बिकॉज टू क्लियर डाउट ऑफ अर्जुन गीता टेक्स प्लेस बाय लॉर्ड कृष्णा। अर्जुन के डाउट्स को क्लियर करने के कारण ही, क्लियर करने के चलते ही ये भगवत गीता हम लोगों को प्राप्त हुआ। आगे वो कहते हैं कि हम भारतीयों का आर्गुमेंट क्वालिटी इतना बेहतरीन है कि रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर जो है वो अपने प्लेज में अर्जुन और कृष्णा के डायलॉग्स को शामिल करता है। कहीं ना कहीं ये हमारी क्वालिटीज ही है कि जो यूरोपियंस राइटर हैं, जो लेखक है, वो लोग भी अपने प्लेज में हम भारतीयों में जो
भारत के लोगों के द्वारा जो आर्गुमेंट कभी ना कभी हुआ है या फिर जो हम लोग अभी करते हैं वो शामिल किया जा रहा है। He says that all things are borrowed by the European। वो कहते हैं कि हम आज थर्ड वर्ल्ड है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वहां के लोग भी आज हम थर्ड वर्ल्ड के लोगों के जो आर्गुमेंट क्वालिटी है उससे वो अफेक्ट हो रहे हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उसको लर्न कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे कहते हैं। एंड ही गोज अहेड एंड टॉक्स अबाउट जेंडर, कास्ट एंड वॉइस सिस्टम। He talks about the situation of Indians before freedom and after freedom. Before freedom, he says that before freedom there were Britishers। यहाँ पे क्या थे? ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे। तो उस टाइम पे आर्गुमेंट क्वालिटी जो हमारी थी वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग आर्गुमेंट करने का कोई ऑप्शन देते नहीं थे, कोई आर्गुमेंट नहीं, बस उनका आता था परमिशन ऑर्डर एंड हम लोग को एक्सेप्ट करना होता था। वो तो चले गए 1947 को, बट आफ्टर दैट द प्लेस हैड बीन लेफ्ट बाय देम। जो जगह उनके द्वारा छोड़ा गया था, जो उनके द्वारा खाली की गई थी, वो क्या हुआ कि उस ब्रिटिशर्स के प्लेस को कवर्ड बाय सम इंडियंस। उस खाली जगह को कौन कवर कर लिया? कुछ भारतीय कवर कर लिए। कौन से भारतीय? जो मेल काउंटर पार्ट है, जो पुरुष प्रधान लोग है, पुरुष लोग हैं, वो लोग उस चीज को फिर से कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये बात की जाती है कि विमेन का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया। ये कहते हैं कि लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ वीमेन। वीमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं आज कंट्री में आज भी उतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए था। क्योंकि ये जो पैट्रियार्की है, जो पुरुष प्रधान समाज है, या फिर जो पितृसत्तात्मकता है, उससे लोग आज भी उभरे नहीं है। एंड वो बाकायदा इसका एग्जाम्पल भी देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं? कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो वर्ल्ड पावर है, अपने आप को महाशक्ति कहता है, उस बड़े कंट्री का आज तक कोई भी प्रेसिडेंट विमेन नहीं बन पाई है, कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो मेल हायरार्की है, जो पुरुषों का जो दबदबा है आज भी सोसाइटी में, वो क्या कर रहा है? इन वीमेन को कंट्रोल कर रहा है, दबाने का कोशिश कर रहा है। हमारे हिस्ट्री में क्या हो रहा है? हम हिस्ट्री में जितना ज्यादा गाथाएं मेल किंग का सुनते हैं, मेल का स्टोरी को सुनते हैं, उतना ज्यादा फीमेल का नहीं सुनते हैं। क्योंकि राइटर्स ने हमें फीमेल किंग के बारे में बहुत कम बताया, उन्होंने बहुत कम लिखा है, बट एट द सेम मोमेंट उन्होंने मेल के बारे में बहुत सारे स्टोरियां बताई कि राजा धीराज थे, राजा दशरथ थे, राजा राम थे, बट किसी ने भी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा, अनुसुईया माता के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या करा है कि वो जो आर्गुमेंट करने का जो हक था वो विमेन से छीन लिया है, और वो आगे बढ़ते स्टोरी में और वो हमारे हिंदुत्व की बात करते हैं। हम हिंदुओं में क्या किया गया है कि सभी लोगों को कास्ट सिस्टम में क्या कर दिया गया है कि बांट दिया गया है। ये जो कास्ट सिस्टम की बात हमने करी थी वो यही है कि हिंदू में ब्राह्मण को ऊंचा जाति माना गया है। तो अब ये जो कहते हैं बाकी लोगों को मानना होता है। तो ये बात करते हैं कास्ट सिस्टम के थ्रू। मतलब ये हुआ कि जेंडर के आधार पे भी आर्गुमेंटेटिव क्वालिटी जो था आज दबाया जा रहा है। कास्ट सिस्टम के थ्रू भी जो वॉइस था वो दबाया जा रहा है। किस प्रकार से? तो ये वो चीजें थी। आगे है डेमोक्रेसी एज पब्लिक रीजन। डॉक्टर अमर्त्य सेन condemning about the democracy on India. He says that
डेमोक्रेसी का जो परिभाषा बताया गया था 1947 में, जब हम लोग इस देश को लोकतंत्रात्मक घोषित कर रहे थे, दैट अ गवर्नमेंट दैट इज मेड बाय डिस्कशन। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? अ गवर्नमेंट दैट इज मेड बाय डिस्कशन, जिसमें सरकार को वाद विवाद के थ्रू बनाया जाता है। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन कहते हैं कि ये जो आर्गुमेंट करने का जो ट्रेंड था हमारा, वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। सरकार में क्या है कि वर्तमान सरकार में, इन प्रेजेंट गवर्नमेंट, नो प्लेस ऑफ आवर आर्गुमेंट, हमारे आर्गुमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये डॉक्टर अमर्त्य सेन कहते हैं, क्योंकि जो ड्रीम देखा गया था डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते समय, वो शायद आज फुलफिल नहीं हो रहा है। बिकॉज इस 150 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए वो गिने चुने जो लोग, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे, जिनको हम चुन करके भेजते हैं, वो हमारी समस्याओं को आर्ग्यू नहीं कर पाते हैं। बिकॉज दे आर लिमिटेड पर्सन टू आर्ग्यू विद गवर्नमेंट फॉर मी। तो वो जो कुछ लिमिटेड लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव टू आर्गुमेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, जिनको हम चुन के भेजते हैं, वो आर्ग्यू कर रहे हैं। हम और सरकार डायरेक्ट आर्ग्यू नहीं करते, तो फिर वो लोग कैसे हमारी समस्याओं को समझ सकते हैं? बट ड्रीम विच वाज सीन बाय द पीपल व्हाइल अप्लाइंग डेमोक्रेसी इज लॉस्टिंग। जो सपना डेमोक्रेसी को अप्लाई करते वक्त देखा गया था, वो कहीं ना कहीं अब धूमिल होते जा रही है। हम लोग ये मानने लग गए हैं कि सरकार जो कुछ भी करेगी वो सारा हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। हम लोग आर्गुमेंटेटिव कॉन्सेप्ट से ओबेइंग कॉन्सेप्ट पे उतर आए हैं। हम लोग सरकार से वाद विवाद करते नहीं हैं, बस सरकार जो कर रही होती है हमें लगता है ये बहुत अच्छा होगा, इसीलिए हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी आर ओबेइंग which is being done by our government और लीडर इज बेस्ट। हम ये बात मानने लग गए हैं कि जो हमारे सरकार के द्वारा की जाएगी, हमारे नेताओं के द्वारा की जाएगी, वो बेस्ट है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट फ्रॉम आर्गुमेंटेटिव कॉन्सेप्ट वी हैव मूव्ड टू ओबेइंग कॉन्सेप्ट। हम लोग मानने वाले हो गए हैं, आर्गुमेंट करने वाले नहीं हुआ है। नाउ ही गोज अहेड एंड टॉक्स अबाउट सेक्युलरिज्म। देन व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे प्रत्येक जाति धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के रहे।